तो आज का टॉपिक है ऑसिलेटर्स। ठीक है, ऑसिलेटर में हम लोग को जो जो पढ़ना है एनालॉग सर्किट में, एक्चुअली ये चैप्टर भी काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले ऑसिलेटर समझते हैं और फिर ऑसिलेटर को डिफाइन, मतलब अलग अलग कितना टाइप्स का है सबको अलग अलग डिफाइन करते हैं और फिर एक एक करके वो सारा ऑसिलेटर को पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑसिलेटर क्या होता है। तो देखो, ऑसिलेटर समझने से पहले एक और चीज़ समझो। ये तो नाम सुने होगे तुम लोग, सेकेंड ईयर में हो और कॉलेज तो अच्छा खासा वो करवाता ही है, क्या प्रैक्टिकल, तो इसका नाम तो सुने ही होगे, है ना, फंक्शन जनरेटर। देखो, फंक्शन जनरेटर क्या होता है कि एक डिवाइस है जो डिफरेंट वेवफॉर्म प्रोड्यूस करता है ना। फंक्शन जनरेटर में कभी साइनसोइडल, ये लैग क्यों कर रहा है, कभी साइनसोइडल, कभी ट्रायंगुलर, कभी स्क्वायर वेवफॉर्म, है ना। और इसका कोई भी फ्रीक्वेंसी हम लोग, मतलब कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं, एक सर्टेन रेंज तक, मान लो 1 हर्ट्ज से लेके हम लोग सर्टेन किलो हर्ट्ज तक इसको हम लोग जनरेट कर पाते हैं लैब में ही। तो फंक्शन जनरेटर जो ये जनरेट करता है वेवफॉर्म, तो एक टाइप ऑफ ऑसिलेशन ही है ना, ये बार बार रिपीट करता है, स्क्वायर वेवफॉर्म भी रिपीट करता है, लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है ना। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, जो रिपीटेशन है, तो जो रिपीटेशन बार बार हो रहा है, वो रिपीटेशन इंटरनली कौन करवाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटर। ठीक है, तो ऑसिलेटर बेसिकली तुम्हारा क्या है, कुछ ऑसिलेट करना। तो ये जो एक सिंपल वेवफॉर्म है, इसको ऑसिलेट करवाता है बार बार, तो चलते जाता है। अब जी ऑसिलेशन जितना ज़्यादा बढ़ाओगे, एफ इक्वल टू क्या होता है, 1/t। टाइम को जितना कम करोगे फ्रीक्वेंसी उतना बढ़ेगा, है ना। जैसे ये देख लो, ये देखो, ये इतना टाइम लग रहा है, टाइम और मतलब यहाँ घटाओगे टाइम को तो फ्रीक्वेंसी और बढ़ेगा। देखो, टाइम को और घटा दिए, तो देखो इतना टाइम में पहले एक ऑसिलेशन हो रहा था, अब इतना टाइम पे 4-5 ऑसिलेशन हो रहा है, या फिर फ्रीक्वेंसी, है ना। इसका देखो तुम्हारा ये हो रहा है। तो ऑसिलेटर बेसिकली फंक्शन जनरेटर में ही रहता है इंटरनली। ठीक है, अब ऑसिलेटर दूसरा चीज़ क्या है, एक एप्लीकेशन है पॉजिटिव फीडबैक का। ठीक है, फीडबैक क्या होता है पहले बताते हैं। देखो, ऑसिलेटर में क्या होता है, इट यूजेस पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, इसमें पॉजिटिव फीडबैक यूज़ किया जाता है। फीडबैक क्या होता है, जैसे कोई एक सिस्टम है मान लो, ठीक है, एक समर है जो सम करता है, सिंपली 2 सिग्नल को ऐड कर देता है। तो कोई एक एम्पलीफायर है तुम्हारे पास, मान लो ऑप एम्प का एक तुम एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो उसमें कुछ इनपुट डाल रहे हो, तो इनपुट लेट से एक्स आई कोई इनपुट डाल रहे हो, ये एम्पलीफायर है और एम्पलीफाई करके आउटपुट एक्स नॉट दे रहा है ना। तो ये कुछ एम्पलीफाई कर रहा होगा, तो ए टाइम एम्पलीफाई कर रहा है किसको, इनपुट को। और फिर जब आउटपुट को तुम कुछ गेन के साथ मल्टीप्लाई करके, गेन मतलब उसमें कुछ फीडबैक फैक्टर इसको बोल सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई करके फिर से इनपुट में डाल दे रहे हो, और जो इनपुट तुम पहले डाले थे उसको हटा ले रहे हो, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ स्टार्टिंग में कुछ सोर्स फ्रीक्वेंसी रहा, एक बार डाले और उसको हटा लिए, और ये फ्रीक्वेंसी एम्पलीफाई होकर आउटपुट में गया, वही फिर फीडबैक फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इनपुट में आ रहा है। तो ये जो बार बार रिपीटेशन हो रहा है ना, आउटपुट इनपुट में आ रहा है, इसी को फीडबैक बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या पॉजिटिव फीडबैक है, माने यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। लेकिन कंट्रोल सिस्टम में जब भी कोई सिस्टम को पढ़ोगे, आगे 6 सेम में वो सब्जेक्ट होगा, तो कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, हम लोग हमेशा नेगेटिव फीडबैक पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक स्टेबल होता है, राइट। और ऑब्वियस सी बात है, एक बात बताओ, ये चीज़ जो इसे ये करते जा रहा है, क्या स्टेबल है, नहीं, क्योंकि ये तो ऑसिलेट कर रहा है ना। स्टेबल कब होता है, जब ये ऊपर गया और धीरे 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 डाइज आउट हो गया, ख़त्म, स्टेबल हो गया एक सर्टेन इसमें जाके। ठीक है, तो इस केस में हम लोग को नेगेटिव फीडबैक यूज़ करना पड़ता है कि आउटपुट बार बार इनपुट में आ रहा है और कुछ घट रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ज़्यादा ज़्यादा घट जाता है, वो हम लोग कंट्रोल सिस्टम में देखेंगे। लेकिन एनालॉग सर्किट में जब हम लोग ऑसिलेटर पढ़ते हैं, तो वो किसका एप्लीकेशन है, पॉजिटिव फीडबैक का। ठीक है, तो इसका हम लोग इसको लिखते कैसे हैं, जैसे मान लो आउटपुट अपन इनपुट अगर लिखना चाहें हम गेन, ठीक है, लूप गेन,
तो ये सोर्स आउटपुट अपन इनपुट ये होता है तुम्हारा एम्पलीफायर का गेन डिवाइडेड बाय 1 माइनस एम्पलीफायर का गेन इंटू फीडबैक फैक्टर जो बीटा है। जो फीडबैक फैक्टर होता है ना उसको हम लोग बीटा बोलते हैं, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा क्या बोलते हैं एक ऑसिलेटर का बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम लोग को एक और चीज़ ध्यान में रखना है, वह है तुम्हारा बार्कहाउसेन क्राइटेरिया, ठीक है। बार्कहाउसेन क्राइटेरिया। देखो कोई भी ऑसिलेटर को डिज़ाइन करने से पहले वो ऑसिलेटर इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे फीडबैक फैक्टर जो है वो बीटा इंटू एक्स नॉट होगा, है ना, आउटपुट इनपुट से मल्टीप्लाई होके जो इनपुट में आ रहा है फीडबैक फैक्टर। ये फीडबैक गेन है, ठीक है, जो बीटा लिखा ना ये बीटा इसका फीडबैक गेन है, ये इससे मल्टीप्लाई होकर फीडबैक फैक्टर होता है टोटल, ठीक है। तो ये तो फीडबैक फैक्टर बीटा इंटू एक्स नॉट हुआ, है ना। और आउटपुट में अगर देखोगे तो यही चीज़ क्या होता है, गेन इंटू बीटा इंटू एक्स आई हो जाएगा इनपुट के साथ मिलके, है ना। अब क्या है कि ये जो कंडीशन है ना, ये फीडबैक वाला कंडीशन ए इंटू बीटा गेन और ये फीडबैक गेन, मतलब दोनों गेन कि जब भी तुम मैग्नीट्यूड निकालो ये हमेशा 1 के बराबर आना चाहिए, और इसका एंगल जब भी निकालो ए बीटा का ये तुम्हारा आना चाहिए 2n पाई, ठीक है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं बार्कहाउसेन क्राइटेरिया। बार्कहाउसेन क्राइटेरिया हो सकता है 1 मार्क्स के लिए डायरेक्ट पूछ ले तो सिंपली लिख देना ए बीटा इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, एंगल 2n पाई होना चाहिए, ठीक है। और इसको अगर डेफिनेशन वाइज लिखोगे तो लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू बार्कहाउसेन क्राइटेरिया, हम बीसी लिख देना शायद, लूप गेन शुड बी 1, ठीक है, लूप गेन शुड बी 1 होना चाहिए, और फीडबैक सिग्नल शुड बी इन सेम फेज एज इनपुट, है ना। सेम फेज एज इनपुट मतलब ये मल्टीपल ऑफ 2n पे पाई होना चाहिए, ठीक है। अब आगे हम लोग मूव करते हैं टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर में, ठीक है, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑसिलेटर में। पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑसिलेटर में देखो क्या क्या है। सबसे पहला पैरामीटर है कि शेप के हिसाब से हम ऑसिलेटर को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल मैकेनिज्म यूज, उसमें मैकेनिज्म कौन सा यूज़ हो रहा है। फिर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी आउटपुट, कोई स्मॉल सिग्नल होता है, कोई बहुत हाई सिग्नल होता है, हाई सिग्नल इन द सेंस कि कोई स्मॉल फ्रीक्वेंसी का होता है, कोई हाई फ्रीक्वेंसी का होता है ना, जैसे ऑडियो सिग्नल, स्पीच सिग्नल, ये सब लो फ्रीक्वेंसी होता है। जैसे तुम वीडियो जाओगे या फिर और भी माइक्रोवेव सिग्नल में जाओगे, वो सब क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी का होता है। तो ऑसिलेटर वो सब भी, जैसे आजकल का प्रोसेसर यूज़ होता है 2.2 गीगाहर्ट्ज़, ये तो हाई फ्रीक्वेंसी रेंज हुआ ना, तो उसके लिए ऑसिलेटर तुमको मतलब बहुत जो हाई ऑसिलेशन जिसका बहुत ज़्यादा हो वैसा तुमको ऑसिलेटर चाहिए होगा। जो फ़ोन में भी तो एक ऑसिलेटर ही होता है ना। सिंपली समझो ना, जैसे हार्ट क्या है तुम्हारा, पंप करता है ब्लड को ताकि पूरा बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करे, उसी तरह ऑसिलेटर क्या होता है ना, कोई भी एक प्रोसेसर में वो एक हार्ट टाइप का, पंप करने का टाइप का है, वो पूरा सर्किट को चलाता है, ठीक है। उसके बाद सर्किट बेस्ड पे भी इसको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। तो एक एक करके हम ये सब तुम लोग पढ़ लेना, जितना अंदर का ये तामझाम लिखा हुआ है, बस हम ये सब देखो उतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, फिर भी हम नोट्स में रख दिए। जैसे अकॉर्डिंग टू वेव शेप जनरेटेड बाय ऑसिलेटर, दो टाइप का, एक साइनसोइडल एक नॉन साइनसोइडल। सबसे फेमस ये साइनसोइडल ही होता है, और नॉन साइनसोइडल को रिलैक्सेशन ऑसिलेटर भी बोला जाता है, ठीक है। अब ये सब क्या है, ये सब डेफिनेशन वगैरह पढ़ लेना, क्या कुछ है, ये सब हम इतना बताने नहीं जा रहे हैं, ठीक। लेकिन सबसे बेस्ट और जो मोस्ट यूज ये है ऑसिलेटर है, वो साइनसोइडल ऑसिलेटर होता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल मैकेनिज्म यूज, तो हम लोग बेसिकली जो अभी पढ़ेंगे सब फीडबैक ऑसिलेटर, पॉजिटिव फीडबैक वाला पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक यूज़ होता है और बार्कहाउसेन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। एक और होता है तुम्हारा नेगेटिव रेजिस्टेंस ऑसिलेटर, ठीक है। तो ये शायद एनालॉग सर्किट में नहीं आता, या फिर हम लोग का शायद ये सिलेबस में नहीं है। उसके बाद है रेंज के हिसाब से,
कुछ लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होता है, कुछ हाई फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी को हमेशा ऑडियो फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी को हम लोग हमेशा ऑडियो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ये होता है लो फ्रीक्वेंसी वाला। और हाई फ्रीक्वेंसी को हम लोग हमेशा बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये हाई को। तो यहाँ पर भी देखो जैसे आरसी ऑसिलेटर है, फेज शिफ्ट और वेन ब्रिज, ये बहुत लो फ्रीक्वेंसी वाला ऑसिलेटर है, ये दोनों हम लोग को पढ़ना है। कॉलपिट हो गया, उसके बाद आजकल का जो प्रोसेसर है, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, डीएसपी प्रोसेसर, कंप्यूटर मदरबोर्ड, ये सब में वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर यूज़ होता है, 30 मेगाहर्ट्ज़ टू 300 मेगाहर्ट्ज़। उसका अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी में जाओगे तो ये सब ऑसिलेटर हम लोग को पढ़ना नहीं है। बाकी क्वार्ट्ज, क्रिस्टल ऑसिलेटर, ये सब नाम तो सुने होंगे। उसके आगे माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी है ना, गीगाहर्ट्ज़ तक जाता है। ये सब एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, बाकी प्रैक्टिकल यूज़ तो है नहीं, और हम लोग का ऐसा उतना पढ़ना भी नहीं है। हम लोग को बेसिक, ये एकदम बेसिक लेवल वाला जो है लो फ्रीक्वेंसी वाला, यही सबको हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। इतना होने के बाद एक और कैटेगरी है सर्किट बेस्ड में। एक एलसी ट्यून्ड ऑसिलेटर होता है, एक आरसी। एल स्टैंड फॉर तुम्हारा, एलसी क्या है, इंडक्टर कैपेसिटर, और एक रजिस्टर कैपेसिटर जो फेज शिफ्ट ऑसिलेटर होता है, ठीक है। तो इसको तो हम लोग पढ़ेंगे, इससे भी बेस्ड सर्किट को हम लोग पढ़ेंगे। तो ये देखो ओवरऑल ऊपर एक कैटेगराइजेशन था, मान लो ऑसिलेटर आ जाता है सिर्फ, और उसको क्लासिफिकेशन करने बोलता है, तो इतना सारा क्लासिफिकेशन है, ठीक है। 5 मार्क्स के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो आई होप कि तुम लोग इसको कर पाओ। और दूसरा 1 मार्क्स के लिए ये बार्कहाउज़न क्राइटेरिया आ सकता है, इसको याद रखना। ये होता है कि गेन इसका 1 होना चाहिए और एंगल 2n पाई के मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो आगे हम लोग एक एक करके अब ऑसिलेटर को पढ़ते हैं, बोलो।